प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पूर्व हम खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पिछले सेशन में हल कर चुके हैं। आज के सेशन में हम खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो देखते हैं हम खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों में इस पहले प्रश्न में देखने दिया है क्या सभी खंड कीजिए, जिसमें का नंबर है क्या सिद्ध कीजिए। देख रहे एक के का में दिया है सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे इसके विरोधाभास में मानकर चलेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। देख रहे ये मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं इसको परिमेय के रूप में मान लेते हैं, इसलिए 3√2 इक्वल टू a/b, जहां a और b परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। देख रहे ये मान लेते हैं। अब यदि इसमें हम देख रहे हैं 3 को पक्षांतर कर लें तो √2 बराबर मिल जाएगा a/, देख रहे 3 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में जाएगा। तो देख रहे √2 इक्वल टू मिल जाता है a/3b। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर a/b, a और b को हमने सहअभाज्य संख्याएं माना है और 3 एक पूर्णांक है। चूंकि a, b और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और देख रहे हैं यही बराबर हमारा √2 के है, परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि देख रहे हैं चूंकि a/3b इक्वल टू √2 के है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर संभव नहीं है, इसलिए कह सकते हैं हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न संख्या 1 के का हल है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा। देख रहे प्रश्न संख्या 1 के खा में दिया है क्या 8 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का खा 8 के प्रथम 5 गुणज यदि लिखें तो देखें 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 के प्रथम 5 गुणज, देख रहे 8 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे तो गुणज मिल जाएंगे। देख रहे 8, 16, 24, 32 और 8 45। तो इस प्रकार से देख रहे ये 8 के प्रथम 5 गुणज हैं और इनका योगफल पूछा है।
तो देखें तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बनती है। तो समांतर श्रेणी में लिख देंगे चूंकि ये समांतर श्रेणी के पद हैं, इसलिए यदि आप देखें तो प्रथम पद ए बराबर 8 मिल जाएगा। सार्वांतर डी निकालेंगे 16 माइनस 8, देखें 16 से 8 घटाएंगे, सार्वांतर डी भी 8 के बराबर मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम पद यल बराबर 40 दिया हुआ है और 5 गुणज यानी n बराबर 5 है। तो 5 संख्याओं का हमको योग निकालना है। क्योंकि देख रहे हैं अंतिम पद भी दिया है, तो हम योग के अंतिम पद का यदि फार्मूला लगाएं तो यशयन बराबर आपने पढ़ा है n/2। यशयन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस यल। देख रहे इस फार्मूले में मान रख देंगे, क्योंकि 5 पदों का योगफल निकालना है। तो ये 5 इक्वल टू मिल जाएगा 5/2 इंटू ए प्लस यल। ए देख रहे हैं 8 है, एल का मान 40 है। इस प्रकार से देख रहे सरल करते हैं तो 5/2 इंटू 40 प्लस 8 मिलकर 48 बनेगा। और देख रहे सरल कर लेंगे, 2 से 48 काटेंगे, 2 दूनाई 4, 2 चौको 8 और 24 में 5 से गुणा करते हैं। देख रहे 5 चौको 20 और 5 दूनाई 10, 2 12। इस प्रकार से 8 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 120 के बराबर होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का गा। देख रहे प्रश्न संख्या 1 के गा में दिया है, देख रहे प्रश्न संख्या 1 का गा है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे 2 बिंदु दिए हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच की हमको दूरी का मान निकालना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के गा को। तो देख रहे 1 के गा में 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक दिया है -5, 7 और दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक है -1, 3 और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि बिंदु ए और बी हैं तो देख रहे हैं ए बी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं इस फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो देख रहे फार्मूले में मान रखेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा √ देख रहे यहाँ पर पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 है। तो देख रहे x2 का मान -1 माइनस x1 देख रहे हैं -5, -5 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे हैं 3 है, माइनस y1 7 है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं सरल कर लेते हैं, -1 + 5 देख रहे 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 - 7 -4 -4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 16 दूनाई 32 और 32 आप जानते हैं 16 × 2, तो जिसमें हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 बाहर आ जाएगा। तो यही बराबर 4 √2 इकाई। तो यही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न संख्या 1 के गा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का घा। देखिए प्रश्न संख्या 1 के घा में दिया है क्या समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0 को हल कीजिए। देखिए समीकरण दिया है 9x² - 3x - 2 = 0 और इस समीकरण को हमको हल करना है। तो देखिए 9 और 2 का यदि गुणा करते हैं तो 9 दूनाई 18, 18 के हमको ऐसे 2 खंड लाना है कि घटाने पर 3 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं 6 × 18 और 6 से 3 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यही हमारा इस प्रकार से मिल जाएगा 9x²
-3 के स्थान पर आप 6-3 लिख सकते हैं। x-2 बराबर 0। आप देख रहे हैं हमको इस ब्रैकेट को हटाना है, साथ में x का गुणा कर लेना है। तो देख रहे हैं 9x², चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह देख रहे हैं बदल जाएंगे। 6 प्लस में है, माइनस में मिलेगा, साथ ही x का दोनों में गुणा कर देंगे। 3 देख रहे हैं माइनस में है, 3 प्लस में हो जाएगा और x का साथ में गुणा कर लेंगे तो 3x-2 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो दो पदों का समूह बनाकर यदि हम कॉमन कर लें तो देख रहे हैं पहले समूह से 3x कॉमन मिलता है, 3x कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं 3 त्रिक 9, 3x माइनस 3 दुनाई 6। आप देख रहे हैं दूसरे समूह से कोई संख्या कॉमन ना होने का मतलब जानते हैं, जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होगी उसमें एक कॉमन मिल जाता है। तो ये हमारा मिल जाएगा 3x-2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं 3x-2 दोनों पदों से पुनः कॉमन मिल जाएगी तो 3x-2 को देख रहे हैं पुनः कॉमन कर लेते हैं तो इस प्रकार से शेष बचता है 3x + 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो गुणनखंड मिलते हैं, दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि 3x-2 बराबर 0 तो देख रहे हैं 3x बराबर 2, 3x बराबर 2 या x बराबर मिल जाएगा 2/3। इसके बाद यदि दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, यदि 3x + 1 बराबर 0 तो देख रहे हैं 3x बराबर -1 या x बराबर मिल जाएगा -1/3। इस प्रकार से समीकरण के अवशिष्ट मान x बराबर देख रहे हैं 1 2/3 और दूसरा -1/3, यही हमारे इस प्रश्न के आंसर होंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 का देख रहे हैं अंगापभाग किरा x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x2 और 6 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का देख रहे हैं अंगाभाग। इस 1 के अंगाभाग में दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर दो बिंदु हैं। पहला बिंदु मान लेते हैं A जिसका निर्देशांक x, 2 और देख रहे हैं दूसरा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु है 6, 5, इसको मान लेते हैं B 6, 5 और देख रहे हैं इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रश्न में दी हुई है। कह रहा है यदि बीच की दूरी 5 मात्रक है तो हमको x का मान निकालना है। ये दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की 5 मात्रक दी है, हमको x का मान निकालना है। तो देख रहे सबसे पहले तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख रहे ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। देख रहे बीच की दूरी AB 5 मात्रक है तो AB के स्थान पर 5 बराबर √ देख रहे x2 का मान 6 है, माइनस x1 की जगह x है, 6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे 5 है, माइनस y1 2 है तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 5 बराबर दोनों ओर का यदि वर्ग कर लेते हैं तो देख रहे हैं √ हट जाएगा। तो एक बार हम दोनों ओर का वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए दोनों ओर का वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। 25 बराबर देख रहे राइट हैंड साइड से √ हट जाएगा तो 6 - x का होल स्क्वायर प्लस देखिए 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं। देख रहे 9 को पक्षांतर करें तो 25 - 9 बराबर 6 - x का होल स्क्वायर। तो देख रहे 25 से 9 घटाएंगे 16 बराबर 6 - x का होल स्क्वायर।
अब हम दोनों ओर का वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर देखिए दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक घात मिल जाएगी बराबर 16 का वर्गमूल देख रहे हैं प्लस माइनस 4 के रूप में लिखते हैं। एक बार इसमें प्लस चिन्ह ले लेंगे। देख रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर देख रहे हैं प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 6 माइनस 4 बराबर x या x बराबर देख रहे हैं 6 से 4 घटाएंगे 2 तो x का एक मान देख रहे हैं 2 मिल जाता है। और अब इसके बाद माइनस चिन्ह लेने पर देखें माइनस चिन्ह लेने पर देख यदि माइनस चिन्ह लेंगे तो 6 माइनस एक्स बराबर माइनस 4। तो 6 माइनस 4 पक्षांतर करेंगे प्लस 4 के रूप में आएगा और माइनस एक्स पक्षांतर करते हैं देख रहे हैं माइनस से प्लस के रूप में जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक्स बराबर 10 ये दूसरा मान मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक्स के अवशिष्ट मान देख रहे हैं एक हमारा एक्स बराबर 2 और दूसरा एक्स बराबर 10। तो यही हमारे इस प्रश्न के आंसर होंगे। एक्स का मान ही ज्ञात करना था तो एक्स का मान 2 और 10। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के चाको। देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के चा को। देखिए प्रश्न संख्या 1 के चा में प्रश्न संख्या 1 का चा देख रहे प्रश्न दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। देख रहे हैं इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। आप देख रहे हैं इसमें हमको हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेना है। तो देख रहे हैं कि हर की संयुग्मी संख्या से हम अंश और हर दोनों में गुणा करें यही इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इनटू देख रहे हैं हर में 1 माइनस साइन थीटा है संयुग्मी बनेगी 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मिल करके बन जाता है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और हर में आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट कह सकते हैं माइनस में एक ब्रैकेट प्लस में है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। ये वर्गांतर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 घात का वर्गमूल लेंगे 1 घात मिल जाएगी। 2 घात के यदि वर्गमूल लेते हैं 1 घात 1 प्लस साइन थीटा अपान देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं सर्वसमीका से काश स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगा। आप देख रहे हैं इसका भी हम वर्गमूल ले लेते हैं तो 2 घात का वर्गमूल लेंगे 1 घात में मिल जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपान काश स्क्वायर थीटा का वर्गमूल देख रहे हैं कॉस थीटा। और अब हम दोनों पदों को अलग अलग अपान में करके लिख देंगे। तो देख रहे हैं 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए 1 अपान काश थीटा जानते हैं 1 अपान काश थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है प्लस
साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा। देखिए यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, तो यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देख रहे प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें का नंबर है, का में देख रहे दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के का को। देखिए 2 के का में दिया है बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इस बहुपद के हमको शून्यक निकालना है। तो देख रहे हैं इसके हम गुणनखंड करें। 10 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने पर 7 के बराबर मिले। तो देख रहे 5 दुनाई 10 और 5 प्लस 2 7 मिलेंगे। तो 10 के हमारे 2 खंड मिल जाते हैं 5 गुणे 2। देख रहे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 7 के स्थान पर हम 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो देख एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर 5 प्लस 2, फिर देख रहे हैं एक्स प्लस 10। अब हमको इस ब्रैकेट को हटाना है, साथ ही एक्स का गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। आप देख रहे हैं दो दो पदों का समूह बनाकर यदि हम कॉमन कर लें, पहले समूह से देख रहे हैं एक्स की एक घात कॉमन मिल जाएगी तो एक्स प्लस 5। दूसरे समूह से देख रहे हैं 2 कॉमन मिल जाएगा तो एक्स प्लस 5। आप देख रहे हैं एक्स प्लस 5 दोनों से पुनः कॉमन मिलता है तो एक्स प्लस 5 को पुनः कॉमन कर लेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से एक्स प्लस 2। आप देख रहे हैं बहुपद के 2 गुणनखंड मिल जाते हैं और बहुपद का शून्यक निकालने के लिए देख रहे हैं शून्यक के लिए दोनों गुणनखंडों को एक एक बार हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो शून्यक के लिए देख रहे हैं यदि हम x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0, तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा -5। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर -2। इस प्रकार से बहुपद के शून्यक आता है, बहुपद के शून्यक बराबर आता है बहुपद के शून्यक। देख रहे बहुपद के शून्यक मिल जाते हैं, एक शून्यक -5 और दूसरा शून्यक -2। तो ये हमारा आधे प्रश्न का आंसर हुआ। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो देख रहे शून्यकों और गुणांकों के सत्यता के लिए सबसे पहले यदि हम शून्यकों का योगफल निकालें तो देख रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर देख रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर एक शून्यक -5 है, देख रहे हैं दूसरा शून्यक -2 है, दोनों को जोड़ना है। तो देख रहे हैं -5 प्लस -2 मिल करके -7 मिल जाएगा और -7 को हम लिख सकते हैं -7/1 के रूप में। अब यहाँ पर बहुपद में यदि आप देखें तो 7 देख रहे हैं यक्ष का गुणांक है, जबकि 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यही मिल जाता है -x का गुणांक अपान 1 देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो -x का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख रहे हैं ये शून्यकों का योगफल बराबर मिल जाता है, शून्यकों का योगफल। अब इसके बाद यदि हम शून्यकों का गुणनफल लें तो देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, एक शून्यक -5 है, दूसरा शून्यक -2 है, दोनों का देख रहे हैं यदि गुणा करें तो माइनस का गुणा प्लस मिल जाएगा। और देख रहे हैं 5 दुनाई 10 और 10 में भी हम देख रहे हैं अपान कुछ नहीं है तो अपान 1 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 10/1 और 10 यदि आप देखें तो आचर पद है और 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
तो यही बराबर मिल जाता है, देख रहे हैं, आचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही देख रहे हैं शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच का संबंध है। शून्यकों का गुणनफल, इस प्रकार से देख रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अतः इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के, देख रहे हैं, संबंध के सत्यता की जांच हो जाती है। तो देख रहे यही हम आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना था। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, और यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के खा को। देखिए 2 के खा में दिया है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के खा को। देखिए इस 2 के खा में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 का खा। 2 के खा में दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम दो संकेंद्री वृत्त खींचते हैं। देख रहे हैं दो संकेंद्री वृत्त, एक मान लीजिए आपका वृत्त ये है और दूसरा एक संकेंद्री वृत्त, मान लीजिए दूसरा संकेंद्री वृत्त है। देखें इस प्रकार से दो संकेंद्री वृत्त हैं। प्रश्न कहता है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। तो देखें दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम इस बड़े वृत्त की एक जीवा खींचते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये जीवा बन जाती है। इस जीवा का नाम ए बी दे देते हैं। देख रहे हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लेते हैं केंद्र ओ है। तो देख रहे हैं बिंदु पी पर स्पर्श करती है। देख रहे हैं ओ को यदि हम पी से मिलान करें तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। देख रहे हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या कह रहा 7.5 सेंटीमीटर है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर दी है। हमको ज्ञात करना है इस जीवा ए बी की लंबाई का मान निकालना है। आप जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ऐसी स्थिति में कोण ओ पी ए देख रहे हैं समकोण अर्थात 90 अंश का हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि हमने थ्योरम का प्रयोग किया है, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देख रहे हैं इस प्रमेय के तहत हम मान मिल जाएगा लंब होती है। तो देख रहे हैं कोण ओपीए समकोण हो जाएगा। अब इसी समकोण त्रिभुज ओपीए को लेकर चलना है। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ओपीए में समकोण त्रिभुज ओपीए में
देख रहे हैं कि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं तो देख रहे हैं कोण पी समकोण है तो इसकी सम्मुख भुजाकर्ण होगी तो देख रहे हैं ओ ए का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें मान रख देते हैं। ओ ए का मान देख रहे हैं 7.5 है तो 7.5 का स्क्वायर माइनस बराबर देख रहे हैं ओपी की माप 4.5 है 4.5 का स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे। 4.5 के स्क्वायर को यदि हम पक्षांतर करें तो देख रहे हैं 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर और यही बराबर हो जाएगा पी ए स्क्वायर। देखें अब यदि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिला है तो वर्गांतर का हम फार्मूला लगाएं। एक ब्रैकेट प्लस में लिख लें तो देख रहे हैं 7.5 प्लस 4.5 और दूसरा ब्रैकेट माइनस में करके लिखेंगे 7.5 माइनस 4.5। देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है पी ए स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा पी ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। एक ब्रैकेट देख रहे हैं प्लस में है दोनों को जोड़ेंगे 5 + 5 मिलकर के 10 का देख रहे हैं 0 मिला और 7 4 11 1 12 देख रहे हैं 12.0 इंटू 7.5 से 4.5 घटाएंगे देख रहे हैं 5 से 5 घटा 0 दशमलव 7 से 4 घटाएंगे 4 3 7 तो देख रहे हैं 12 3 36 पी ए स्क्वायर बराबर 36। तो इस प्रकार से पी ए बराबर मिल जाएगा देख रहे 36 का वर्गमूल 6। आप चूंकि हमको जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है तो देख रहे पी ए मिल चुकी है और जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो उसके अनुसार ए बी पी ए का दूना होगा। तो इस प्रकार से यदि देखें तो ए बी बराबर मिल जाएगी 2 गुणे पी ए देख रहे मान रख देंगे तो 2 गुणे 6 बराबर 6 दुनाई 12 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी और देख रहे हैं यहाँ पर हमने प्रमेय का प्रयोग किया है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखें इसी का प्रयोग करते हुए ए बी बराबर 2PA का प्रयोग किया गया है तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको स्पष्ट समझ में आया होगा और यदि कहीं भी कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देख रहे हैं इसमें प्रश्न संख्या 2 के गा में दिया है AP 21 18 15 देख रहे हैं AP दी हुई है AP है 21, 18, 15 एंड सो ऑन कि कह रहा कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है n का मान हमको ज्ञात करना है जबकि पदों का योग अर्थात यशन -81 दिया है। देख रहे प्रथम पद a निकालेंगे a बराबर 21 देख रहे दिया है और यदि हम सार्वांतर d का मान लिखें तो सार्वांतर d जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1 देख रहे दूसरा पद 18 है माइनस पहला पद 21 18 से 21 घटाएंगे देख रहे -3 मिल जाएगा। अब हम यन पदों के योग के देख रहे फार्मूले में मान रख देंगे तो यन पदों के योग का फार्मूला जानते हैं यन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख रहे इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो देख रहे यन दिया है -81 इक्वल टू n ज्ञात करना है 2a का मान देख रहे हैं 21 है प्लस n-1
n ज्ञात ही करना है, इंटू डी का मान देख रहे हैं -3 है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो देख रहे हैं -81 बराबर n/2 इंटू देख रहे हैं 21 दूनी 42, फिर प्लस माइनस का गुणा किए माइनस, देख रहे 3 का गुणा n में करेंगे 3n, फिर देख रहे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3 × 1 = 3। आप देख रहे इसको और सरल कर लेते हैं, तो इस प्रकार से यही बराबर मिल जाएगा n/2 इंटू देखिए 42 + 3 मिलकर के 45 -3n, दोनों से देख रहे हैं 3 कॉमन मिल रहा है, 3 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो n/2 इंटू 3 कॉमन कर लेंगे, तो देख रहे हैं 15 × 3 = 45, 15 - n। आप देख रहे हैं इन 3 और 2 को यदि हम पक्षांतर कर लें तो -81, देखिए पक्षांतर करेंगे तो 2 भाग से गुणा में मिलेगा और 3 गुणा में है, तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर n का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो 15n - n²। देखिए सरल कर लेते हैं, 3 से 81 काटेंगे, 27 × 3 = 81। अब इस प्रकार से देख रहे सारे पदों को यदि हम पक्षांतर कर लें n² लाएंगे प्लस में मिलेगा, 15n माइनस में, और देख रहे हैं 27 दूनी 54, तो देख रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं इस द्विघात समीकरण में 54 के हमको ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 15 मिले। तो देख रहे हैं यदि 54 के हम खंड देखें तो 54 के खंड मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे 2 खंड ढूंढना है जिनका अंतर 15 के बराबर हो। तो देख रहे हैं 27 दूनी 54 और 27 को भी यदि हम तोड़ें तो 3 एक अलग करेंगे, 3 दूनी 6 और 9 शेष बचता है, तो देख रहे हैं 9 × 6 = 54। और यहाँ पर यदि आप देखें, देखिए 54 के हम खंड करते हैं, यदि 54 के खंड कर लें, सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे, 3 × 9 = 27, फिर देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे, 3 × 3 = 9। इस प्रकार से खंड मिल जाते हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर ऐसे 2 खंड हमको एक साथ करना है कि घटाने पर देख रहे हैं इनका अंतर जो मिले वो 15 के बराबर मिले। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं 2 × 6 = 3 × 9, तो 9 × 6 = 15, लेकिन देख रहे हैं जोड़ने पर मिलेगा। और यदि 3 × 9 दूनी 18, देख रहे हैं 18 और 3, 18 और 3 ये 2 खंड अलग हो जाएंगे, देख रहे हैं इनको हम एक साथ कर लेते हैं, 3 × 9 दूनी 18 और ये एक 3 अलग हो जाएगा, 18 3 का गुणा करेंगे 54, और देख रहे हैं 18 से यदि 3 घटाते हैं तो ये फिर 15 के बराबर मिलेगा। अब ये मान हम रख देते हैं, 15 के स्थान पर 18 - 3 रख लेंगे, तो देख रहे हैं n² - 18 - 3 n -54 बराबर 0। आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट को हटाना है, साथ ही x का n का अंदर गुणा कर देंगे, और देखेंगे ब्रैकेट के पहले चूंकि माइनस लगा है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में 18 n का साथ ही गुणा कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 3n - 54 बराबर 0। आप देख रहे हैं 2 पदों का समूह बनाकर कॉमन करेंगे, पहले समूह से देख रहे हैं n कॉमन मिल रहा है, शेष बचता है n - 18, दूसरे से देख रहे हैं 3 कॉमन कर लेंगे, तो n माइनस देख रहे हैं 18 × 3 = 54, तो 18 शेष बचा। आप देख रहे हैं n - 18 दोनों से कॉमन मिल जाता है, फिर कॉमन कर लेंगे n - 18 को। आप देख रहे हैं जो शेष बचा हमारा n + 3 = 0। आप देख रहे हैं इसके 2 खंड प्राप्त हो गए हैं, दोनों खंडों को क्रमशः हम एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। देख रहे हैं यदि पहले खंड को 0 के बराबर लेते हैं, यदि n - 18 बराबर 0 तो n बराबर 18 मिल जाएगा, और दूसरे खंड को यदि 0 के बराबर करेंगे, n + 3 बराबर 0, तो देख रहे हैं n बराबर -3। चूंकि n समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है और पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह मान अग्राह्य होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मिलेगा इन बराबर 18, अर्थात श्रेणी के 18 पदों का योग -81 होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा प्रश्न संख्या 2 का घा दिया है। 2 के घा में कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखें इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न संख्या 2 के घा को। देखें इस प्रश्न संख्या 2 के घा को यदि देखें तो देख रहे इस 2 के घा में दिया है प्रश्न संख्या 2 का घा। देख रहे इस 2 के घा में सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। देख रहे कोई एक त्रिभुज दिया है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हम ABC दे देते हैं। ABC एक त्रिभुज है। देखिए प्रश्न कहता है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु P है। तो देख रहे हैं एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब इस बिंदु P से BC के समांतर रेखा खींचते हैं। मान लीजिए BC के समांतर PQ रेखा खींची गई है, जो देख रहे हैं तीसरी भुजा को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात हमको सिद्ध करना है Q AC का मध्य बिंदु है। तो देख रहे हैं ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले इसका दिया है लिख लेंगे। देख रहे हैं दिया है में त्रिभुज ABC में, देख रहे हैं त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है। और देख रहे हैं PQ समांतर BC है, PQ समांतर BC है। देख रहे हैं ये कंडीशन दी है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करके लाना है। देख रहे हैं इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना में कह रहा Q जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, अर्थात QAC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है। QAC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है। QAC का मध्य बिंदु है। देखिए ये सिद्ध करेंगे, लेकिन रचना की इसमें आवश्यकता है नहीं, सीधे उत्पत्ति में आएंगे। देखिए आपने थिल्स की प्रमेय में पढ़ा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दिया है PAB का मध्य बिंदु है, क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इससे कह सकते हैं AP बराबर मिल जाएगा PB के, इसलिए AP बराबर PB, AP बराबर PB। देख रहे ये कंडीशन दिया है। अब देखें PB को यदि हम पक्षांतर करके लाएं तो AP अपान PB बराबर देख रहे हैं 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मिल जाता है। आप थिल्स की प्रमेय से यदि देखें, चूंकि त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के, इसलिए AP अनुपाते PB, AP अनुपाते PB बराबर मिल जाएगा AQ अनुपाते QC के। देख रहे हैं ये हमारा थिल्स की प्रमेय से प्राप्त होगा। थिल्स की प्रमेय से, थिल्स की प्रमेय से आप देख रहे हैं समीकरण 1 में AP और PB का अनुपात दिया है 1 के बराबर, तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 से AQ अपान QC। देख रहे हैं समीकरण 1 से हमने मान रखा, समीकरण 1 से।
आप देखिए क्यूसी पक्षांतर करेंगे तो भाग से गुणा में मिलेगा, क्यूसी बराबर ए क्यू। देख रहे क्यूसी, अगर क्यूसी ए क्यू के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि क्यू एसी का मध्य बिंदु है। अतः क्यू एसी का मध्य बिंदु है, क्यू एसी का मध्य बिंदु है। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। आशा है कि ये प्रश्न भी आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न संख्या 2 के अंगा में दिया है, यदि समीकरण, देख रहे समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0 के कह रहा मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इस दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो हमको यम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी देख रहे मानक समीकरण से यदि हम तुलना कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, देख रहे मानक समीकरण से यदि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देख रहे हैं ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं 1 है। इसके बाद बी बराबर देखें एक्स का गुणांक, तो देख रहे हैं 2 इंटू एम माइनस 1, और देख रहे हैं आचर पद सी बराबर एम प्लस 5 दिया है। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक और बराबर हैं। देखें अगर समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देख रहे यहां पर ए बी सी का मान रख लेंगे, तो बी की जगह देख रहे दिया है 2 इंटू एम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देख रहे हैं 1 है, इंटू सी का मान एम प्लस 5 है, इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो देख रहे हैं एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 इंटू एम प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए 4 दोनों से कॉमन मिल रहा है, 4 को हम दोनों पदों से कॉमन कर लेते हैं, तो देख रहे हैं कि 4 को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा शेष बचता है एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और देख रहे हैं दूसरे पद में 4 हमने कॉमन कर लिया। देखिए 4 कॉमन करने के पश्चात चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सरल करते हैं, देखिए इस 4 को पक्षांतर कर देंगे, 0/4 0 हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस 2m 1m मिल करके देख रहे हैं 3m, और माइनस 5 प्लस 1 मिल करके माइनस 4 बराबर देखिए 0/4 0 हो जाता है। तो देख रहे ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है, और इस द्विघात समीकरण से 4 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 3 के बराबर मिले, तो देख रहे 4 और 1 खंड होगा। तो इस प्रकार से यम स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं 4m प्लस यम माइनस 4 बराबर 0। देख रहे 2 पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं यम की 1 घात कॉमन मिलेगी, तो यम माइनस 4 प्लस दूसरे समूह से देख रहे हैं 1 कॉमन मिल जाएगा, तो यम माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यम माइनस 4 दोनों से पुनः कॉमन मिल जाता है, तो शेष बचा हमारा यम प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से देख रहे हैं ये दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर करते हैं। यदि देख रहे हैं यम माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यम बराबर देख रहे हैं 4 मिल जाएगा, और दूसरे गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर करते हैं यम प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देख रहे हैं यम बराबर माइनस 1 मिल जाएगा।
तो देखें यही m के अभीष्ट मान होंगे। तो देख रहे हैं m का एक मान 4 मिलता है और दूसरा मान -1। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के चा को। देखिए 2 के चा में दिया है कि बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के चा को। देख रहे प्रश्न संख्या 2 के चा में दिया है। प्रश्न संख्या 2 का चा देख रहे 2 बिंदु दिए हैं, जिसमें पहला बिंदु है, देख रहे पहला बिंदु -1, 7, इसको मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक -1, 7 और दूसरा बिंदु बी, जिसके निर्देशांक देख रहे दिए हैं 4, -3। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को प्रश्न कहता 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बिंदु P, जिसका निर्देशांक x, y है, इन दो बिंदुओं को 2 और 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देख रहे हमको बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख रहे यहाँ पर पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु x2, y2, जबकि 2 और 3 का अनुपात ये m1 और m2 के मान हैं। तो देखें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का यदि हम फार्मूला लगाएं तो देख रहे हैं अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक देखें यही बन जाएगा अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, जिसमें आप जानते हैं देख रहे हैं भुज x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं m1 2 दिया है इंटू x2 का मान देख रहे हैं 4 है, प्लस m2 3 है, इंटू x1 का मान देख रहे हैं -1 अपान m1 प्लस m2 अर्थात 2 + 3। देख रहे हैं इसको सरल करते हैं, सरल करेंगे 4 दूनाई 8, फिर देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 एकम 3 बटे 2 + 3 5। देख रहे हैं 8 से 3 घटाएंगे 5 बटे 5, सरल कर लेंगे 5 एकम 5। तो देख रहे हैं भुज x का मान 1 मिल जाता है। इसके बाद कोटि y का सूत्र लगाएंगे, y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे। तो देख रहे हैं m1 2 है, y2 का मान देख रहे हैं -3 प्लस m2 का मान 3 है, इंटू y1 7 दिया है अपान m1 प्लस m2 अर्थात 2 + 3। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर देख रहे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनाई 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 2 + 3 5, 21 से 6 घटाएंगे 15। तो देख रहे 15 बटे 5, सरल करते हैं 5 × 15। इस प्रकार से देख रहे हैं अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। अतः अभीष्ट बिंदु बराबर होगा, देख रहे हैं भुज x बराबर 1 आया और कोटि y का मान 3, 1, 3। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 6 अंक के प्रारंभ होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देख रहे प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए जानते हैं जब भी 2 अंकों की संख्या की बात कहता है वहां हमको दहाई और इकाई के अंक मानना है। तो मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक
बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक बराबर y। इसके बाद सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। तो संख्या बराबर होती है, देख रहे हैं, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस प्रकार से संख्या बन जाती है। आप प्रश्न की पहली शर्त जो कह रही है वो पहली शर्त के अनुसार देखेंगे। पहली शर्तानुसार देखिए, पहली शर्त कह रही है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो देख रहे हैं, संख्या मिली 10x प्लस वाई और अंकों को उलटने पर बनी संख्या अर्थात x y के स्थान आपस में बदल देना है। तो ये बन जाएगी 10y प्लस x और इन्हीं दोनों का योग कह रहा बराबर 88 के है। आप देख रहे हैं, इसको सरल कर लेते हैं। 10x प्लस x मिलकर के देख रहे हैं 11x प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे 11y बराबर 88। देखिए 11 दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो 11 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 88। अब हम 11 को पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 88 बटे 11, काट कर सरल करेंगे 11 8 88। तो देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 8। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं, प्रश्न की दूसरी शर्त कहती है कि संख्या के अंकों का अंतर 4 है। तो दूसरी शर्तानुसार देख रहे हैं, दूसरी शर्तानुसार यदि देखें तो दूसरी शर्त के अनुसार अंकों का अंतर 4 है अर्थात x माइनस वाई बराबर देख रहे हैं 4 है। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं, दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप जोड़ेंगे तो देख रहे हैं y प्लस में y माइनस में कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x मिलकर के 2x बराबर 8 प्लस 4 12। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से x बराबर 12 बटे 2, देख रहे हैं 2 छंग 12। तो इस प्रकार से x का मान 6 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 है x प्लस वाई, जबकि x बराबर 6 मिला है तो 6 प्लस वाई बराबर 8 दिया है। तो y बराबर मिल जाएगा 8 माइनस 6। देखिए 8 से 6 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, अतः संख्या बराबर हो जाएगी। देखिए अतः संख्या बराबर, संख्या में देख रहे दहाई का अंक पहले इकाई का अंक बाद में, दहाई का अंक 6 मिला है और इकाई का अंक देख रहे हैं 2 आया है। तो संख्या बन जाएगी 6 2 अर्थात 62। तो देख रहे ये हमारा एक प्रश्न का आंसर होगा। आगे इसी प्रश्न में पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देख रहे हैं एक आंसर तो ये हमारा 62 मिल जाता है और कह रहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देख रहे हैं ऐसी संख्याएं, चूंकि यहाँ पर एक शर्त दूसरी शर्त में ध्यान देंगे, अंकों का अंतर कहा है 4 है और सीधे ये नहीं कहा कि दहाई और इकाई का अंतर या इकाई और दहाई का अंतर है। तो आप कोई भी अंतर करेंगे, जैसे हमने दहाई से इकाई का अंक घटाया तो इस स्थिति में 62 प्राप्त हुई है और यदि हम इकाई से दहाई का अंक घटाते तो फिर ये उलट जाती, 26 के बराबर मिलती। तो इस प्रकार से पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखें ऐसी 2 संख्याएं मिलेंगी 62 अथवा 26। ऐसी 2 संख्याएं होंगी, लिख देंगे ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं। तो देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 संख्याएं देखा, एक 62 और दूसरी 26 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपका स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे प्रश्न भी देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन 4 अंक या 6 अंक में ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब फिर देख रहे हैं इसका एक अथवा दिया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम देख लेते हैं इस प्रश्न 3 के अथवा को। देख रहे हैं प्रश्न 3 के अथवा में दिया है, प्रश्न संख्या 3 का देख रहे हैं अथवा
3 का अथवा यदि देखें तो देख रहे हैं 3 के अथवा में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यदि इसमें माना जाए, माना पहली संख्या यक्ष है, माना पहली संख्या यक्ष है, माना पहली संख्या बराबर यक्ष, चूंकि दोनों का योग 27 है तो योग से यदि पहली संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या बराबर होगी 27 माइनस यक्ष। आप देख रहे हैं दोनों का गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार देख रहे हैं दोनों का गुणनफल अर्थात यक्ष इंटू 27 माइनस यक्ष और यही बराबर 182 के दिया है। देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 27x माइनस यक्स स्क्वायर। देख रहे हैं 182 को भी यदि हम पक्षांतर कर लें तो माइनस में आएगा बराबर 0। आप देख रहे हैं मानक रूप में बनाए एक्स स्क्वायर का पहले पद लिखेंगे तो देख रहे हैं माइनस यदि कॉमन कर लेते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 27x प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 182 माइनस है तो देख रहे हैं ये प्लस में मिल जाएगा बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों और -1 से गुणा कर देंगे तो यही समीकरण हमारा इस प्रकार से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको 182 के ऐसे दो खंड ढूंढना है जिनको जोड़ने पर देख रहे हैं 27 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं खंड कर लेते हैं 182 के। यदि हम खंड निकालें तो देख रहे हैं सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 नहीं 18, 2 एक कम 2, फिर 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91। तो देख रहे हैं संख्याएं हमारी 13 और 7 गुनाई 14, तो 13 और 14 दो संख्याएं मिल जाएंगी, गुणा करेंगे 182 आएगा और जोड़ने पर देख रहे हैं 27 के बराबर मिलता है। इस प्रकार से 27 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 14 प्लस 13 इंटू यक्स प्लस 182 बराबर 0। आप देख रहे हैं ब्रैकेट हटाएंगे, एक्स का अंदर गुणा करेंगे। देख रहे हैं ब्रैकेट के पहले चूंकि माइनस का निशान है तो दोनों प्लस में हैं, दोनों माइनस में हो जाएंगे। -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो दो पदों का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लेंगे, पहले समूह से देख रहे हैं यक्स कॉमन करते हैं तो यक्स -14, दूसरे से देख रहे हैं -13 कॉमन कर लिया जाए तो यक्स, चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में था प्लस में आया और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं 13 और 14 का गुणनफल 182 आया है तो 14 शेष बचेगा। इस प्रकार से देख रहे हैं यक्स -14 फिर दोनों से कॉमन मिल जाता है। अब जो शेष बचा उसको रख देंगे तो यक्स -13 बराबर 0। तो देख रहे हैं दो गुणनखंड मिल जाते हैं और दोनों खंडों को क्रमशः हम एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x -14 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर 14 हो जाएगा और यदि x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो देख रहे हैं संख्या हमने चूंकि x माना था, x का मान यदि 14 लेते हैं तो 27 - 14 13, तो आता है दो संख्याएं 13 और 14 होंगी। आता है संख्याएं देख रहे 13 और 14, क्योंकि दोनों का योगफल देख रहे 27 मिलता है, 13 और 14 हैं, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यदि इसमें कहीं भी कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब हम देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथे प्रश्न में कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। देखिए ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो सबसे पहले
देख रहे हैं इसका हम चित्र बनाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर दिया है एक मंदिर है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इस मंदिर, मान लीजिए ए बी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर है। तो प्रश्न कहता है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ये मान लीजिए एक सड़क है और ये सड़क के दूसरी ओर बने भवन, सड़क के दूसरी ओर कोई एक भवन बना हुआ है, ये मान लीजिए सड़क के दूसरी ओर एक भवन है जिसका नाम हम सीडी दे देते हैं। तो सड़क के दूसरी ओर बने एक भवन, देखिए भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जब मंदिर के हम शीर्ष से देखते हैं तो जो भवन बना है उसके शीर्ष का, देखें शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये जो शीर्ष का उन्नयन कोण प्राप्त होता है, देख रहे हैं इसका मान 30 अंश दिया हुआ है। तो ये कोण हमारा 30 अंश है। और इसके बाद दिया है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो इसी बिंदु ए से देखने पर भवन के जो पाद का अवनमन कोण मिलता है, देख रहे हैं ये अवनमन कोण 45 अंश दिया है। इसी का एकांतर कोण लेंगे तो देख रहे हैं ये 45 अंश मिल जाएगा। पूछा है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, देख रहे हैं अगर ए बी 15 है, यहां नाम हम ई दे देते हैं, तो देख रहे हैं ये भी 15 मीटर के बराबर हो जाएगी। और इसके बाद इस डी को अगर हम एच मान लें, देख रहे हैं अगर डी बराबर एच मान लेते हैं, ऐसी स्थिति में पूरे भवन की ऊंचाई सी डी अर्थात 15 प्लस एच के बराबर होगी। तो देख रहे हैं सिद्ध करके हमको लाना है भवन की ऊंचाई 5 × 3 प्लस √3 मीटर होगी। तो देख रहे हैं यहां पर लिख लेते हैं, माना मंदिर ए बी, देख रहे हैं माना मंदिर ए बी बराबर देख रहे हैं 15 मीटर दिया है और भवन सी डी, भवन देख रहे हैं सी डी बराबर मिलेगा 15 प्लस एच, चित्र के अनुसार देखेंगे 15 प्लस एच। अब इसके बाद सबसे पहले देख रहे हैं इसमें यदि हम समकोण त्रिभुज ए बी सी को ले लें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख रहे tan 45 अंश लगाएंगे तो tan 45 अंश बराबर होता है, देख रहे लंब बटे आधार अर्थात ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी tan 45 का मान 1 होता है। ए बी की माप देख रहे हैं 15 मीटर दी है, बी सी को देख रहे हैं अगर हम यक्ष मान लें तो इसी बी सी के बराबर ही ए ई की माप भी देख रहे हैं यक्ष ही होगी। तो इस प्रकार से बी सी हमने यक्ष मान लिया, पक्षांतर करेंगे एक्स भाग से गुणा में मिलेगा तो यक्ष बराबर 15, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब देख रहे हैं इसके बाद यदि हम समकोण त्रिभुज डी ई ए को लेकर चलें तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में देख रहे हैं tan 30 अंश लेंगे तो tan 30 अंश बराबर मिलेगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार अर्थात डी ई अपान ए ई, देख रहे हैं मान रख देते हैं tan 30 जानते हैं 1/√3 बराबर डी ई, देख रहे हैं डी ई एच हमने माना है और ए ई एक्स के बराबर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तिरछा गुणा कर लेंगे तो यक्ष बराबर मिल जाएगा √3h और देख रहे हैं यक्ष बराबर 15 है तो यक्ष का यदि मान रख लेते हैं तो 15, देख रहे हैं √3 को पक्षांतर कर लें बराबर h, देख रहे 5 × 15 तो यदि √3 से आप 15 को काटेंगे तो ये हमारा 5√3 मिल जाएगा। इस प्रकार से h बराबर देख रहे हैं 5√3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। चूंकि हमको भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, अतः आप देख रहे हैं भवन की ऊंचाई बराबर मिल जाएगी, अतः भवन की ऊंचाई
देख रहे हैं भवन की ऊंचाई देख रहे 15 प्लस एच मानी गई है। 15 प्लस एच का मान रख देंगे। एच देख रहे हैं मिला है समीकरण 2 में 5√3 के बराबर है, तो 15 प्लस 5√3 देख रहे हैं 5 दोनों से कॉमन मिल जाता है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 3 15, 3 प्लस √3 मीटर। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करके लाना था, भवन की ऊंचाई बराबर 5 × 3 + √3 मीटर, तो ये हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। देखें ऊंचाई दूरी का निश्चित रूप से आपको, क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से लॉन्ग मिलता है 6 नंबर में। अब इसके बाद हम इसका अथवा और देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का अथवा देख रहे, प्रश्न संख्या 4 के अथवा में दिया है। देख रहे प्रश्न संख्या 4 का अथवा है, क्या सिद्ध कीजिए। तो देखें यहां पर दिया है sin a - cos a, sin a - cos a + 1 अपान sin a + cos a, sin a + cos a -1 इक्वल टू हमको सिद्ध करके लाना है 1 अपान sec a - tan a, 1 अपान sec a - tan a। देख रहे ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sin a - cos a + 1, sin a - cos a + 1 अपान sin a + cos a -1। आप देख रहे चूंकि हमको सिद्ध करके सेक और टेन में लाना है, तो जानते सेक और टेन बनता है यदि अपान में काश हो, तो अंश और हर दोनों में काश ए से भाग दे देंगे। अंश और हर में काश ए से भाग देने पर, देख रहे यदि भाग देते हैं तो फिर यही हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देख रहे अंश और हर में यदि भाग देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा sin a अपान cos a माइनस cos a अपान cos a प्लस 1 अपान cos a अपान देख रहे हैं sin a अपान cos a प्लस cos a अपान cos a -1 अपान cos a। अब देखें इसको हम यदि सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं cos a यहां से ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब sin a बटे cos a जानते हैं tan a होता है -1 प्लस 1 अपान cos a sec a अपान देख रहे sin a अपान cos a tan a प्लस 1 -1 अपान cos a sec a। आप देख रहे हैं चूंकि हमको सिद्ध करके, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमको सिद्ध करके लाना है वो हर में दिया हुआ है, इसलिए हमको इस हर में एक का मान सर्वसमीका की सहायता से रख देना है। तो देख रहे हैं हमारे पास सर्वसमीका है, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो यहीं से देखिए अगर 1 बराबर लिखें tan स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा। अब इस प्रश्न में हर में देख रहे चूंकि हर में ही सिद्ध करना है, इसलिए हर में ही हमको चेंज करना है, एक के स्थान पर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a रख लेंगे। तो देख रहे यही इस प्रकार बन जाएगा। यदि हर में हम मान रखते हैं, अंश दिया है tan a -1 प्लस sec a अपान हर में देख रहे हैं tan a माइनस sec a को पहले लिख लेंगे। आप देख रहे हैं +1 और 1 के स्थान पर यदि मान रखें तो देख रहे हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये वर्गांतर बन जाता है। इसको हम एक ब्रैकेट में प्लस में और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिख सकते हैं। तो फिर देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिलेगा अंश। तो देख रहे हैं सेम है, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए, और हर में देख रहे हैं जो हमारा दूसरा पद है सर्वसमीका बन रहा है। पहला ब्रैकेट तो सेम उतर आएगा, टेन ए माइनस सेक ए, और दूसरे को देख रहे हैं वर्गांतर लगाएंगे एक ब्रैकेट प्लस में सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरा ब्रैकेट आएगा सेक ए माइनस टेन ए। देख रहे ये चेंज हो जाता है। तो यहां पर देख रहे पहले पद में हमारा टेन ए माइनस सेक ए, जबकि दूसरे में सेक ए माइनस टेन ए। तो यहां से यदि माइनस कॉमन कर लें तो टेन ए माइनस सेक ए देख रहे ये भी बन जाएगा। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं सेक ए माइनस टेन ए का रूप ही लाना है। तो यदि हम पहले पद से देखिए इस पहले पद से माइनस कॉमन कर लें तो फिर ये हमारा सेक ए माइनस टेन ए बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पहले पद से देख रहे हैं हम सेक ए माइनस टेन ए को कॉमन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यही हमारा इस प्रकार बन जाएगा, यही बराबर मिलेगा अंश। देख रहे हैं टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए अपान, देख रहे हैं हर से माइनस कॉमन करते हैं तो मिल जाएगा, चिन्ह इसके बदलेंगे सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, और देख रहे हैं प्लस सेक ए प्लस टेन ए इंटू देख रहे हैं सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। आप देख रहे हैं दोनों पदों से सेक ए माइनस टेन ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों से सेक ए माइनस टेन ए को हम कॉमन कर लेंगे। देख रहे अंश में जो दिया है अंश को आप वही लिखेंगे, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए अपान, देख रहे हर से हम सेक ए माइनस टेन ए को कॉमन कर लेते हैं। तो देख रहे पहले पद में शेष बचता है माइनस एक, प्लस दूसरे में देख रहे हैं सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। आप देख रहे हैं ऊपर नीचे यदि देखें तो देख रहे हैं सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, यहाँ भी सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। देख रहे हैं यही बराबर मिलता है वन अपान सेक ए माइनस टेन ए। देख रहे हैं यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे। प्रूव्ड 2025 के 2-3 सेट में सेम प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 अंक में। अब हम देख लेते हैं इसका अंतिम प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लेते हैं। तो देखें मोटर बोट की चाल दी है, मोटर बोट की चाल ये प्रश्न में 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। आप देखें धारा के सापेक्ष और धारा के विपरीत यदि हम चाल निकालें तो देख रहे हैं धारा के सापेक्ष यदि हम नाव की चाल निकालें, देख रहे हैं एक ही दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं तो ये मिल जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हैं धारा के विपरीत यदि ज्ञात करें, धारा के विपरीत नाव की चाल ये मिल जाएगी 18 माइनस x
किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हैं प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कहता है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो देख रहे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा हुआ समय, समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल। दूरी दी हुई है 24 किलोमीटर, तो 24 बटे और धारा के प्रतिकूल, तो देख रहे प्रतिकूल में चाल मिली है 18 माइनस एक्स, तो 24 बटे 18 माइनस एक्स, और धारा के अनुकूल देख रहे हैं 24 बटे 18 प्लस एक्स। तो प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, अर्थात इन्हीं दोनों का अंतर बराबर 1 घंटे के है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देख रहे 24 कामन मिलता है, 24 को यदि हम कामन कर लें, फिर देख रहे हैं दोनों का लासा ले लेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर 18 प्लस एक्स है, 18 प्लस एक्स, तो देख रहे हैं 1 बटे लासा लेंगे तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, देख रहे तिरछा गुणा होगा तो 18 प्लस एक्स माइनस माइनस 1 में 18 माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 18 प्लस एक्स, और देख रहे हैं यही बराबर 1 के हैं। सरल कर लेंगे, 18 देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 24 इंटू देख रहे हैं एक्स प्लस एक्स मिलकर के 2x अपान हर में देख रहे हैं वर्गांतर है, एक पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, देख रहे हैं 24 दुनाई 48x बराबर 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सारे पदों को पक्षांतर करके यदि एक और कर लें, देखिए पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में मिल जाएगा और प्लस 48x 324 पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण बन जाता है। 324 के हमको ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 48 के बराबर मिले। तो देख रहे थे 324 के हम खंड कर लें, देख रहे हैं 324 के यदि खंड करेंगे, सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 16 दुनाई 32, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 के खंड देख रहे हैं 3 4 बार मिल जाएगा 27 त्रिक 81, और इसके बाद फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से विभाजित करते हैं 3 त्रिक 9, फिर 3 से करेंगे 1 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं समूह से ऐसे दो खंड लाना है कि घटाने पर देख रहे हैं 48 प्राप्त हो। तो यदि यहाँ पर देखें 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दुनाई 54, देख रहे हैं ये 3 और 1 2, देख रहे हैं ये एक साथ यदि आप कर लेते हैं 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 दुनाई 54 और 3 दुनाई 6, तो खंड हमारे 54 और 6 मिलेंगे, 54 से 6 घटाएंगे 48 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसके खंड कर लेते हैं। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 48x को हम 54x माइनस 6x लिख सकते हैं, माइनस 324 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो दो पद का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लें, पहले समूह से देख रहे हैं x की एक घात कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 माइनस दूसरे से देख रहे हैं 6 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0। देख रहे हैं x प्लस 54 दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 54 को यदि कॉमन कर लिए तो देखिए शेष बचा x माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से दोनों खंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे तो देख रहे हैं यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा माइनस 54। चूंकि चाल है, चाल निगेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये मान अग्राह्य होगा। अब यदि दूसरे गुणनखंड को हम 0 के बराबर लेते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो देख रहे हैं x बराबर 6 मिल जाएगा। यही धारा की अभीष्ट चाल होगी। अतः धारा की चाल बराबर, देख रहे हैं धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब ये 5 का अथवा जो कि अंतिम प्रश्न है इसी को और देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 का अथवा, देखिए 5 के अथवा में दिया है क्या एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे प्रश्नानुसार एक आयत है, देखिए एक आयत खींचते हैं और इस आयत की लंबाई को मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। तो देख रहे यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमने x माना तो आयत का क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात x गुणे y बनेगा। आप प्रश्न की यदि पहली शर्त देखें, पहली शर्तानुसार देखिए पहली शर्त के अनुसार मिल जाएगा क्या आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई x है, 2 मीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो y माइनस 2। तो कह रहा क्षेत्रफल, देख रहे ये नया क्षेत्रफल मिलेगा। पहले क्षेत्रफल xy है तो नया क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो देख रहे हैं इसका मान 28 कम है, यदि बाद वाले को भी हम 28 कम कर दें, चूंकि नया क्षेत्रफल 28 कम हुआ है तो पहले वाले को 28 कम करेंगे तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो एक समीकरण बन जाएगा। देख रहे दोनों ब्रैकेट का यदि आपस में गुणा करें तो x इंटू वाई प्लस फिर देख रहे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस माइनस माइनस 2 दुनाई 4 बराबर एक्स वाई माइनस 28। देख रहे एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस 2x प्लस 2y बराबर देख रहे माइनस 4 को यदि हम पक्षांतर कर दें तो माइनस 28 प्लस के रूप में जाएगा। देखिए चाहे तो आप 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 को यदि हम कॉमन कर लें या इसी स्थिति में लिखे रहें तो माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस प्लस घटेगा 28 से 4 घटाएं 24। देख रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त देख लेते हैं। देख रहे हैं दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कह रही है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, तो देख रहे हैं लंबाई x थी 1 मीटर कम करेंगे तो नई लंबाई x माइनस 1 होगी। तो कह रहा है यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो नई चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाएंगे तो y प्लस 2, तो ये नया क्षेत्रफल मिलेगा। तो कह रहा क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो देख रहे हैं ये जो नया क्षेत्रफल है पहले क्षेत्रफल की तुलना में 33 अधिक हो गया है। तो यदि दूसरे पहले में हम 33 जोड़ दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब इसी को सरल कर लेंगे। देख रहे गुणा करते हैं तो एक्स वाई, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x माइनस वाई, फिर देख रहे प्लस माइनस माइनस 2 एक कम 2 बराबर एक्स वाई प्लस 33। देख रहे हैं एक्स वाई दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 पक्षांतर करेंगे तो 33 प्लस 2 देख रहे हैं 35 मिल जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 33 प्लस 2 35। देख रहे हैं ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो दोनों समीकरणों में देख रहे हैं x का गुणांक समान है। समीकरण 1 को भी देख रहे हैं इसी के पास में यदि हम लिख लें तो माइनस 2x प्लस 2y बराबर माइनस 24। देख रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण है। देख रहे हैं दोनों समीकरणों में चूंकि x के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी विपरीत हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y से y घटाएंगे y बराबर 35 से 24 घटाते हैं तो देख रहे हैं 35 से 24 घटाएंगे 11 मिल जाएगा। इस y के मान को देख रहे हैं यदि हम समीकरण नंबर 2 में रख लें,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई देख रहे हैं 11 मिला है बराबर 35। देखिए 11 को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 35 प्लस 11, देख रहे हैं 35 10 45 1 46। इस प्रकार से x बराबर मिल जाएगा 46/2, 23 दूनी 46। इस प्रकार से पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं x और y अर्थात लंबाई और चौड़ाई के मान ज्ञात हो जाते हैं। तो आता है आयत का क्षेत्रफल बराबर, आता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 23 गुणे 11। देख रहे हैं 11 3 33, 11 दुनाई 22, 22 3 25, तो 253 मीटर स्क्वायर ये आयत के क्षेत्रफल का मान होगा। देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।